Welcome to the online lectures of Aryan Commerce classes. This is especially for TY BCom. We are with a subject called cost accounting, in which we started with topic number 1 called material costing. So today we are going to see some of the sums, new part of the sums. In the last lecture हमने जो sum solve किया था, they are as follows. सबसे पहले हमने देखा था EOQ, most economic order quantity. most economic order. उसके बाद हमने देखा था नेक्स्ट पार्ट जो कल हमने कंप्लीट किया था, लेवल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल्स आपको देखने को मिला था। मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, वो मैंने आपको बताया, उसका फॉर्मूलाज भी हमने देखा था और उसका कैलकुलेशंस भी हमने करके देखा था, बराबर ना। सो टू पार्ट्स हमने कंप्लीट किया। फर्स्ट पार्ट इज मोस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मोस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वो पार्ट हमने देखा था, ये वाला। और उसका नंबर ऑफ यूनिट्स कैसा कैलकुलेशन करना चाहिए वो भी हमने देखा था। नंबर ऑफ यूनिट्स को कैलकुलेशन करने का रहेगा तो फर्स्ट यू हैव टू टेक द एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय EOQ, एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय EOQ। ये दो पार्ट हमने कंप्लीट किया था फर्स्ट सेक्शन, फर्स्ट पार्ट में EOQ। सेकंड हमने देखा था लेवल वाला सम्स। लेवल वाला सम्स में सबसे पहले आपको बोला गया कि रीऑर्डर लेवल, कब एक बिजनेसमैन को ऑर्डर करना चाहिए, दैट इज रीऑर्डर लेवल। आपको फर्स्ट वन, उसका फॉर्मूला हमने देखा था, रीऑर्डर लेवल। सेकंड वन हमने देखा था व्हाट इज द मैक्सिमम लेवल। फिर उसके बाद हमने देखा था मिनिमम लेवल। फिर बाद में हम फोर्थ वन हमने देखा था एवरेज लेवल। तो ऐसे चार पॉइंट हमने फॉर्मूला के थ्रू, फॉर्मूला बेस्ड है एक्चुअली। पहला EOQ भी फॉर्मूला बेस्ड एंड द सेकंड पार्ट इज आल्सो फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला में सबसे पहले उन्होंने बताया गया कि रीऑर्डर लेवल मेन पार्ट रहेगा उसमें। सबसे पहले रीऑर्डर लेवल आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम क्वांटिटी मैक्सिमम पीरियड, मैक्सिमम क्वांटिटी इनटू मैक्सिमम पीरियड। ओके, ये उन्होंने बताया। उसके बाद द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन उन्होंने जो बताया था, रीऑर्डर लेवल फाइंड आउट करने के बाद रीऑर्डर लेवल में आप क्या करो, प्लस करो और मैक्सिमम फाइंड आउट करो। रीऑर्डर लेवल में माइनस करेंगे आपको मिनिमम में। क्या माइनस करना चाहिए, एवरेज इंटू एवरेज, और क्या ऐड करना चाहिए, मिनिमम इंटू मिनिमम। लेकिन उसके साथ में रीऑर्डर क्वांटिटी भी आपको ऐड करना चाहिए, रीऑर्डर क्वांटिटी भी ऐड करना चाहिए। फॉर्मूला बेस्ड हमने देखा था। आज हम अनदर टू पार्ट्स कंप्लीट करने को मैं कोशिश करेगा आज मटेरियल्स में, थर्ड पार्ट एज वेल एज द फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट एज वेल एज द फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट एज वेल एज द फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट क्या रहेगा पहले वो देखेंगे, कॉल्ड ABC एनालिसिस, कॉल्ड ABC एनालिसिस, ABC एनालिसिस, ABC एनालिसिस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ABC एनालिसिस एंड व्हाट आर द कैलकुलेशन टू बी मेड, वो हम देखेंगे। ओके, तो इट्स अ फर्स्ट पार्ट। और फोर्थ पार्ट हम जो देखने वाले आज, दैट इज व्हिच आर द थिंग्स स्लो मूविंग एंड फास्ट मूविंग, slow moving as well as fast moving, slow moving as well as fast moving. So first you are going to see ABC analysis और उसके बाद slow moving and fast moving। तो ये दो पार्ट आज हम कंप्लीट करेंगे। Today we are going to solve third part and the fourth part. So what is the meaning of ABC analysis, पहला वो देखेंगे, then we'll start. What is the meaning of ABC analysis? ABC तो अपन टॉपिक कौन सा चल रहा मालूम है ना आपको, मटेरियल कॉस्टिंग। मटेरियल में ABC एनालिसिस का मतलब क्या, अगर कोई भी बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज रहेगा और उसमें मैन्युफैक्चरिंग करते रहेंगे और इस मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल को लेके आते हैं लोग और उसको फिनिश गुड्स बनाते हैं, रॉ मटेरियल को लेके आते हैं और फिनिश गुड्स को बनाते हैं, रॉ मटेरियल को लेके आते हैं और फिनिश गुड्स बना के फिर उसको सेल करते हैं। वो बोलते हैं जो रॉ मटेरियल से
उसके बारे में उन्होंने बताया कि रॉ मटेरियल में आपको ध्यान देना पड़ता है, मोस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, अलग अलग प्रकार का लेवल चेक करना चाहिए, मैक्सिमम कितना लेवल रखना चाहिए, मिनिमम कितना लेवल रखना चाहिए, एवरेज कितना लेवल होना चाहिए, रीऑर्डर लेवल कितना होना चाहिए, कब ऑर्डर करना चाहिए और ऑर्डर में कितना करना चाहिए, दैट इज ईओ की, वो हमने देखा था फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में। अभी थर्ड पार्ट में उन्होंने बताया कि मटेरियल में ए बी सी आपको करना। वो बोलते हैं कि जो आपके पास रॉ मटेरियल्स होता है उसको 3 डिवीजन करना चाहिए। कितना डिवीजन करना चाहिए? 3 डिवीजन करना चाहिए। डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन सी। डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन सी। क्या बोल रहा समझेंगे आप? रॉ मटेरियल को आपको 3 सेक्शन करना चाहिए। कितना सेक्शन करना चाहिए? 3 सेक्शन। 3 सेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल उसको बताने से पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबीसी बताने से पहले मैं आपको आपका घर का एग्जांपल देता हूँ। मेरे घर पे बहुत सारा सामान, इस सामान को प्रोटेक्ट करने के लिए दरवाजा, रात को हम दरवाजा बंद करके सोते हैं या फिर किधर बाहर जाने करेगा तो दरवाजे को लॉक करके हम जाते हैं, ताकि अंदर का चीज सेफ रहे, ताकि अंदर का चीज सेफ रहे। वो दिन के बाद अगर आने वाला रहेगा तो फिर हम क्या करते हैं, आजू बाजू वाले को बोलते हैं कि वो रात को थोड़ा सा, हमारा दिन में तो कैसा दिन रहता है, रात को वैसा अंधेरा रहता है, सब सोए रहते हैं, तो कुछ भी होने का चांसेस है, तो उन्होंने वो आजू बाजू में अपना की चाबी दे के चला जाता है, ताकि उस घर पे कोई ना कोई सो जाए, ताकि लोगों को बाहर से कोई आए उनको लगे कि अंदर कोई तो है, तो सेफ रहे। बराबर है क्या? तो बड़े बड़े फैक्ट्रीज में बहुत सारा रॉ मटेरियल जो होता है उसको, जैसा अपने घर का जो एग्जांपल मैं बता रहा था ना, घर का एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा था, इसमें सपोज अगर आप आपके घर पे, अपने घर के जितना भी मटेरियल्स होते हैं, इस मटेरियल को अलग अलग सेफ्टी देते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल मेरे घर पे चप्पल पड़ा है, इस चप्पल को हम दरवाजे के बाहर रखते, दरवाजे के बाहर रखते, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, और कौन लेके जाएगा? वैसे भी 6 महीने से ज्यादा मैंने यूज कर लिया उसको, अभी लेके जाएगा तो भी कौन लेके जाएगा? लेके उसको भी लेके जाते हैं, अलग बात हो, बट लेके जाएगा तो भी कौन लेके, ऐसा करके हम अपने दरवाजे के बाहर रख देते। अपन घर पे बैठा रहता है, टीवी देखते रहता है, ये देखते रहता है, बट अपना चप्पल बाहर पड़ा रहता है, बिकॉज इट इज लेस इंपॉर्टेंट। वही अपने घर पे सोना है समझो, मम्मी का 4 तोले का सोना है, उसको घर के बाहर लटका के रखा है, पहली बात तो सोच के दिमाग खराब हो जाए, सर ऐसा कैसे बोल रहे हैं आप? नहीं बता रहा हूँ, ऐसा कोई करेगा नहीं, वही बता रहा हूँ, ह्यूमन नेचर से, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है ना, चीज छोटा सा है लेकिन वो बहुत महंगा है। 4 तोला बोलेगा तो 4 मल्टीप्लाइड विथ 10 मल्टीप्लाइड विथ 40 ग्राम, 1 ग्राम का कीमत 4,000 के आसपास चल रहा है, मान के चलो, आई डोंट नो बट स्टिल आई कैन गेस की मे बी अराउंड 4,000 के ऊपर। इसका मतलब जो चेन 4 तोले का मैंने बताया, जो अपने हाथ में आपको रख सकते हो छुपा के, अपने हाथ में ऐसा छुपा के रख सकते हो, बराबर है? उसका कीमत कितना है? 1,60,000, 1,60,000 का सामान, बिकॉज इट इज अ गोल्ड और ये कॉस्टली चीज है, तो अपन अपने घर पे इस गोल्ड को रखने का तरीका भी अलग रहता है। कबाड़ विबाड़ में हम उसको बंद बिंद करके, लॉक भी करके, हम उसको एकदम कोने कुपचे में छुपा के रखते हैं, कबाड़ में भी कोना कुपचा ढूंढ के उसमें छुपा के रखते हैं, समझा कि नहीं? है स्मॉल आइटम, है बहुत स्मॉल आइटम, बट उसका वैल्यू बहुत ज्यादा, इसका वैल्यू बहुत ज्यादा, इसका वैल्यू बहुत ज्यादा, समझा क्या? हमारे घर पे कॉट है, सोफा है, ठीक है, उस सोफा को मैंने क्या किया, हमारे घर पे कोई फंक्शन चल रहा था, इस सोफा को मैंने क्या किया, लार्ज सोफा था क्या, बहुत बड़ा सोफा जिसमें आप 4-5 लोग बैठ सकते हैं, ऐसे 2 सोफा है, 4-4 करके 8 लोग उसमें बैठ सकते हैं, इतना बड़ा सोफा है, लेकिन उसको निकाल के अपन बाहर रख सकते हैं। तो मैंने मेरे दरवाजे के बाहर उसको लेके रखा, और उसका कीमत समझो, हमने उसको सोफा को लेके 5, तो सोफा दिखता बड़ा बट उसका वैल्यू बहुत कम, और मैंने बाहर रख दिया, और रात को भी बाहर रख दिया, रात को भी मैंने बाहर रख दी, बोला कल ले लेंगे हम, थक गए, अभी फंक्शन वंक्शन खत्म हो गया, अभी कल निकालेंगे। आजू बाजू वाले को बोला कि कल निकालते, बोला ठीक है कल निकालेंगे,
तक सब खाने तो सुबह उठ के उसके बाद हम सोफा को अंदर ले लेंगे। रात भर हमने बाहर छोड़ दिया उसको, समझा कि प्रोटेक्ट नहीं किया। बट वही गोल्ड का जो मैंने एग्जांपल दिया था उसको तो हमने प्रोटेक्ट करके रखा, क्योंकि वो बहुत छोटा साइज है बट उसका वैल्यू क्या है, ज्यादा। तो इधर उन्होंने बताया कि हर, जैसा अपन मैं घर का एग्जांपल दिया था, छोटा सा चीज है लेकिन उसका वैल्यू बहुत ज्यादा है, और बड़ा सा चीज है बट उसका वैल्यू बहुत कम। समझा क्या? तो इधर उन्होंने कंपनीज में भी बताया कि अलग अलग जो रॉ मटेरियल्स है उनको 3 कैटेगरी बनाओ, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। ए कैटेगरी में ऐसा गुड्स को रखना जो अपने अपने लिए लेस क्वांटिटी, कम क्वांटिटी का रहता है बट उसका वैल्यू बहुत रहता है। बी मीडियम रहता है और सी का वैल्यू बहुत ही कम रहता है, और उसका क्वांटिटी, सी का क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहता है, वैल्यू बहुत कम रहती है। जैसे मैंने बताया था, सोफा बहुत बड़ा क्वांटिटी दिख रहा है, लार्ज स्केल दिख रहा है, लेकिन उसका वैल्यू कम है, और ये मीडियम रहता है। और ए जो रहता है वो क्वांटिटी बहुत कम रहता है बट उसका वैल्यू बहुत ज्यादा रहता है, उसका वैल्यू बहुत ज्यादा रहता है। तो जिसका वैल्यू ज्यादा है उसको बोलते हैं ये टाइप ऑफ प्रोडक्ट, जिसको आपको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। सी जो रहता है उसका क्वांटिटी बहुत रहता है लेकिन उसका वैल्यू बहुत कम रहता है, उसको लेस प्रोटेक्शन दे, उसको लेस प्रोटेक्शन दे, लेस प्रोटेक्शन देंगे। जैसे हम लोग गाँव गए, समझो नेटिव प्लेस गए, नेटिव प्लेस में मैं मेरा चेन घुमा दिया और चप्पल घुमाने में फर्क। चेन घुमा दिया मतलब गया समझने का 20-25 हजार का सत्यानाश कर दिया। चप्पल गया तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 200-300, या बहुत ही ज्यादा रहेगा तो 500। तो तुमको किसको प्रोटेक्ट पहला करना चाहिए? हाँ, तेरा चेन को प्रोटेक्ट करना चाहिए था। घूमने को जा रहा है तो ध्यान रख, नहीं तो घर पे निकाल के रख के चला जाए, टेंशन नहीं, फ्री फ्री में घूम, एंजॉय कर। सो यू शुड प्रोटेक्ट, क्योंकि वो छोटा सा चीज है लेकिन उसका वैल्यू ज्यादा है। समझा क्या आपको? चप्पल घूम गया तो मम्मी बोलते जाने दे, चल यार छोड़, ढूंढ के देख, मिला तो मिला, नहीं मिला तो चल। समझा क्या आपको? तो बड़े बड़े कंपनीज में भी बोला जाता है कि यू शुड प्रोटेक्ट आवर रॉ मटेरियल हैविंग मोर वैल्यू। समझा क्या आपको? ऐसा नहीं कि, ये नहीं बोला कि मत प्रोटेक्ट करो, सबको प्रोटेक्ट करो, बट आप ध्यान देना, आप अपने घर के हर चीज को ध्यान देते हो, लेकिन वैल्यूएबल चीज जो है उसको आप ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि वो नुकसान होने से, वो लॉस होने से आपको ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने का चांसेस है अपने बिजनेस में। तो ये जो एनालिसिस करते, कौन सा क्वांटिटी, कौन सा रॉ मटेरियल अपना ज्यादा वैल्यू का है, कौन सा रॉ मटेरियल अपना कम वैल्यू का है, इस एनालिसिस को बोला जाता है एबीसी एनालिसिस। ए को ज्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहिए और सी को कम इंपॉर्टेंट देना चाहिए और बी को मॉडरेट इंपॉर्टेंट देना चाहिए। मॉडरेट, कोई बोला अरे ए सेक्शन में रखा है, किसी ने आके बोला अरे यही सेक्शन का रॉ मटेरियल में आग लग गया, मतलब समझ जाना कि गया अभी। तो आपको अटमोस्ट केयर लेना पड़ता है सेक्शन ए वाला गुड्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू बाकी रॉ मटेरियल से, बाकी रॉ मटेरियल से ज्यादा है। समझा क्या आपको? तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हाउ दे डिसाइड, यही उन्होंने बताया कि कैसा पता चलता है कि उनको ये रॉ मटेरियल ये कैटेगरी का, बी कैटेगरी का, सी कैटेगरी का। कौन समझाएगा? उनको प्रोटेक्ट करना बहुत उनके लिए जरूरी हो जाता है। कौन समझाएगा आपको? इवन कंपनीज में भी तुम देखेंगे, बड़े बड़े कंपनीज में वो लोग अपना एम्प्लॉय को ग्रेडिंग देते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 में जो सबसे टॉप मैनेजमेंट होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, तो बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं। ये लोग अगर हमारा कंपनी में नहीं रहेगा तो बहुत तकलीफ होता है। ये लोग अगर हमारा कंपनी में नहीं रहेगा तो हमारे लिए बहुत तकलीफ होने का चांसेस है। तो उनको ज्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है, ज्यादा केयर करते हो कंपनी की, क्योंकि उनके कारण हमारा कंपनी चल रहा है। रतन टाटा जी 1 में आता है कि अगर उनको कुछ हो गया तो फिर बड़े बड़े डिसीजन जो लिया जाता, करेक्ट डिसीजन, वो कौन लेगा?
तो उसका हेल्थ के ऊपर ध्यान देते, उसको आने जाने के ऊपर ध्यान देते, प्रोटेक्शन ज्यादा देते। कंपनी में आएगा तो उनके साथ बॉडीगार्ड 4-5 लोग रहेगा ही रहेगा, वो कि कोई दूसरे से कुछ कर ना जाए, क्योंकि टाटा का कंपनी में काम करने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं और टाटा सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। किसी को निकाला था, उसने मस्ती किया, ये किया, कुछ गलत किया था, तो कंपनी ने उसको निकाल दिया था, फिर उसमें कोर्ट पिट गया, कोर्ट से वापस करके प्रूफ नहीं मिला करके वापस छूट के आ गया, टाटा के सामने आ गया, बोला कि कभी आने दे, मैं देखता हूँ उसको। और एक दिन ऐसे ही वो घूमने के लिए अपना फैक्ट्री घूमने के लिए और उसको रॉड से कुछ कर दिया उसको, समझे क्या? तो ग्रेड 1 कैटेगरी का जो एम्प्लॉइज है इधर, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। इधर भी हम लोग वही बोलते हैं, जैसा अपने एम्प्लॉय को इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसा अपने घर पे डैडी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इज अ वर्किंग वर्किंग पर्सन, सोर्स ऑफ इनकम उनके थ्रू आता है। अगर उनको कुछ हुआ तो थोड़ा सा अपने को, थोड़ा सा क्या, पूरा तकलीफ होने का चांस, पूरा तकलीफ होने का चांसेस बराबर है। यू शुड प्रोटेक्ट दम, उनको प्रोटेक्ट दो। बीमार पड़ा तो क्या हो गया, कैसा हो गया, फटाफट लेके जाओ, क्या करना, समझे क्या? कुछ हो गया घर पे आया तो भी उनको पानी देना, ये देना, उनको बिठाना, समझा क्या? तो सेम एज इट इज, इवन यू शुड प्रोटेक्ट योर रॉ मटेरियल। सो रॉ मटेरियल में 3 कैटेगरी बना है, जैसे अपने घर पे मैंने बताया, सोना को रखने का जगह अलग रहता है, चप्पल को रखने का तो अलग रहता है। वही मेरा कपड़ा सूख रहा बाहर, कपड़ा भी हमारा घर का ही, मेरा ही, किसी को देने वाला नहीं, मैं यूज करेगा, कोई ले आया तो भी मैं चिल्लाएगा या फिर झगड़ा करेगा। मेरा चप्पल भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कोई लेके गया तो मैं ढूंढेगा कौन लेके गया, क्या करेगा, ढूंढने को कोशिश करेगा, ढूंढ के उसको फटके देने को कोशिश करेगा, बराबर है क्या? बट लेस इम्पोर्टेंट एंड मोर इम्पोर्टेंट, ताकि उसके ऊपर आप अच्छे से ध्यान दे सकते हो, समझे क्या? तो हाउ दे प्रिपेयर, इधर आपको क्वेश्चन वही पता है, सी क्वेश्चन नंबर 18, एबीसी एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस। तो हाउ दे प्रिपेयर दिस एबीसी एनालिसिस, समझे? एबीसी एनालिसिस का क्वेश्चन को कैसा करते हैं ये हमको देखना है। तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट वन, उसमें बताया कि फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू पर आइटम ऑफ स्टोर। स्टोर में बोलते कि 8,000 आइटम्स, सॉरी 8,000, 8,000, बोलते कि हमारे पास क्वांटिटी कुछ 8,000 क्वांटिटी पड़ा है, कंप्यूटर्स पड़ा है, टीवी पड़ा है, मशीन पड़ा है, मिक्सर पड़ा है, ऐसा सब मेरा इलेक्ट्रॉनिक का शॉप है। कंजम्पशन मंथली इज इक्वल टू 16 lakhs रुपीस, कितना? 16 टोटल वैल्यू इज इक्वल टू 16 lakhs का है। और उसने बताया कि एबीसी कैटेगरी से, एबीसी कैटेगरी से ए का नंबर ऑफ आइटम इज 10%, ये 20%, सी जो है क्वांटिटी वो 70%, और वैल्यू जो है वो 16 lakhs का जो वैल्यू है उसका 70% बिलोंग्स टू ए कैटेगरी, उसका 20% बिलोंग्स टू बी कैटेगरी, और 16 लाख में 10% ऑफ द अमाउंट बिलोंग्स टू सी कैटेगरी टाइप ऑफ गुड्स। सो हाउ दे एबीसी एनालिसिस फाइंड आउट किया जाता है वो हमको देखना पड़ेगा, ठीक है? दिस क्वेश्चन इज this question is related to ABC analysis. तो टाइप 3, पहला टाइप कौन सा देखा था रे? ईओक्यू, ईओक्यू। सेकंड टाइप अपने कौन सा देखा था? लेवल्स, कौन सा? फिर स्टॉक लेवल्स देखा था, स्टॉक लेवल्स। थर्ड वन अभी जो करा दैट इज योर एबीसी, एबीसी एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सम्स रहते हैं, इसमें ज्यादा कुछ कैलकुलेशंस नहीं रहते। उसी टेबल को, जो टेबल दिया उसी टेबल को हमको वापस प्रिपरेशन करना पड़ता है विद सम एक्स्ट्रा कॉलम्स, बस इतना। दो सम में आपको कैलकुलेशन करके बताया 18 एज वेल एज 19, हाउ द एबीसी एनालिसिस इज डन। उसी टेबल को हमको चेंज करना है, ओके? चलो, तो सबसे पहले बोलते एबीसी एनालिसिस में कैटेगरी पूछ दो, व्हाट आर द कैटेगरी? ओके, उसके बाद नेक्स्ट वन कैटेगरी के लिए लाइन ड्रॉ कर फिर द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन टू, क्या बताया आपको वो आपको देखिए, ये वाला आइटम्स इन्फॉर्मेशन आपको बताया। आइटम्स बोले तो क्वांटिटी, तो क्वांटिटी का दो डिटेल्स आपको करना पड़ेगा, उसका परसेंटेज कितना पता है वो देखना पड़ेगा, और उसके बाद उसका नंबर ऑफ
यूनिट्स या फिर नंबर ऑफ क्वांटिटी। ओके, मैंने क्या किया, पहला कॉलम सेम एज इट इज रखा, सेकेंड कॉलम आइटम्स में एक कॉलम बढ़ा दिया, ऊपर दिया आइटम्स और एक का बोलते एक में परसेंटेज लिखेंगे और कितना क्वांटिटी रियल में आपको देखने के लिए सेम आज इधर भी आप टोटल वैल्यू का एक कॉलम रखेंगे, उसमें दो पार्टीशन रखेंगे, परसेंटेज और हाउ मच इज द वैल्यू, हाउ मच इज द वैल्यू। ठीक है, खाली पहला समय इसके लिए जस्ट यू हैव टू चेक। ओके, तो द सेकंड वन इज रिलेटेड टू वैल्यूज, तो उसमें भी उन्होंने परसेंटेज जो बताया उसके लिए और अमाउंट जो बताया उसका कैलकुलेशन करने के लिए अलग से। एंड द लास्ट वन इज वैल्यू पर यूनिट, लास्ट वन इज वैल्यू पर यूनिट, वैल्यू पर यूनिट, जिसमें उन्होंने बताया कि वैल्यू डिवाइड बाय इट्स क्वांटिटी। क्या है इसका मीनिंग आपको पता है? ठीक है, तो सबसे पहले ए कैटेगरी ले लो, क्वेश्चन को मैं पूरा लिख देता हूँ, ए बी सी लिखो, पहला कॉलम फिल कर लो, ए बी सी और सी, इस कॉलम को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर दूँ, सम क्लोज इधर तक ही खत्म, जस्ट आपको कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला ए का परसेंटेज लिख के, सब में क्या बोला है, ए 10%, 10% का मतलब समझ ना, रॉ मटेरियल ए 10% है, इसका मतलब अगर समझो हमारे पास 8,000 किलो पड़ा है, उसमें 10% ए का रहता है, मतलब 8,000 मल्टीप्लाइड 10% और 800 किलो रॉ मटेरियल ए का है। दूसरा उसने बोला कि सर 20 एंड 70, 20 ये वाला और ये 70 ये वाला, क्वेश्चन लिख के लिया। उसके बाजू में उसने बताया सर ये वाला कॉलम भी हो गया, ये वाला कॉलम भी हो गया और ये वाला कॉलम, 70 20 10, 70 70 20 और 10, बस इतना ही बोला है, बाकी कुछ बोला नहीं। और ऊपर इंफॉर्मेशन आपको बताया 8,000, इधर आपको लिखना पड़ेगा 8,000 यूनिट्स, 8,000 यूनिट्स, इधर उसने बताया कि इस 8,000 यूनिट का वैल्यू 16 लाख रुपीज, और क्वेश्चन पूरा लिखा है, सॉरी ये 70% इधर लिखना चाहिए था, मैंने अमाउंट कॉलम में लिख, परसेंटेज कॉलम में लिखने के बदले में मैंने अमाउंट कॉलम में लिख दिया। सो थोड़ा सा करेक्शन कर लेता हूँ मैं, बस अभी खाली मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई करके आपको क्लोज करना है बस। तो बोलते कि पहला वाला उसने जो बताया था 8,000 ले लो, 8,000 ले लो आप, ओके, 8,000 का 10%, 8,000 का 20%, 8,000 का 70%, 8,000 किलो है, उसमें से 10% ए का है, तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे अपन, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, टेक दैट 8,000 मल्टीप्लाइड विद 10%, विच इज इक्वल टू 8,000 kg या 8,000 यूनिट, सेम इधर भी 8,000 में 20%, 20% बिलोंग्स टू बी कैटेगरी, मतलब 1,600 किलो, और 8,000 में 70% इसका मतलब 5,600, इनको सबको टोटल किया, विल गेट 8,000 यूनिट्स इन टोटल। ओके, बस इतना ही करने का, तो आपको इसको सबको ऐड करेंगे ना, 800, 1,600, 5,000, 8,000 किलो में किसका किसका कितना है, ए वाला बोलते कि मेरा 10%, बी वाला बोलते हैं मेरा 8,000 किलो में मेरा हमारा 20% है, सी वाला बोलते कि वो 8,000 किलो में 70% हमारा, 70% हमारा है। ठीक, वैल्यू के हिसाब से टोटल वैल्यू, द टोटल वैल्यू इज 16 lakhs,
जो 8,000 किलो पड़ा है उसका टोटल 16 लाख का कीमत है। तो ये वाला बोलता है कि ये रॉ मटेरियल वाला बोलता है कि 16 में से 70% अमाउंट ये कैटेगरी का है। 16 लाख में 20% बी वाले का वैल्यू, 16 में 10% सी वाला का वैल्यू है। इधर कैसे हमने कैलकुलेशन किया था, 8,000 का 10% बिलोंग्स टू क्वांटिटी बिलोंग्स टू ए का। बी वाला बोलता है कि मैं 8,000 किलो में मेरा 20% है, 8,000 किलो में 70% हमारा, सी वाला बोल। सो नाउ हाउ टू फाइंड, तो बोलते हैं कि 16 लाख में 70% इनका कितना हो जाता है, 16 lakhs multiplied with 70%, calculator says sir 11,20,000 rupees, कितना, 11,20,000 rupees, 11,20,000 rupees। सेम आज इधर भी 16 लाख में 20% वैल्यू बी का है, इसका मतलब कैलकुलेटर says 3,20,000 is an amount belongs to बी कैटेगरी। सी वाला बोलते हैं कि ये 16 लाख में 10% हमारा वैल्यू, 16 lakhs multiplied with 10%, it's around 1,60,000, 1,60,000, 11,20,000, 3,20,000 और 1,60,000, सबको टोटल करके देखा तो आपको 16 लाख मिलेगा। तो अभी वो बोलते हैं कि नाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू। एबीसी एनालिसिस बता रहा है कि अमाउंट ले लो, वैल्यू ले लो उसका, 11,20,000 का कीमत डिवाइडेड बाय this one divided by this one, 800, therefore 1 किलो का कीमत करीबन 1,400 पर केजी या पर यूनिट। द फर्स्ट कैटेगरी, मतलब 1 किलो अगर समझो वेस्ट हुआ, 1 किलो किसी ने चुराया तो 1,400 रुपया क्या। एट द सेम टाइम बी जो है उसका टोटल वैल्यू इज इक्वल टू 3 लाख, दिस वन 3,20,000 और 1,600, 3,20,000 डिवाइडेड बाय 1,600, 1,600। तो बोलते कि अगर ये वेस्ट हुआ या कुछ चोरी हुआ हमको नुकसान 200 रुपए का होने का चांसेस। सी कैटेगरी का गुड्स बोलते कि हमारा वैल्यू 1,60,000 डिवाइडेड बाय 5,600। डिवाइड करने के बाद उसने बताया सर 28.57 पर केजी, खाली 28 रुपए का प्रॉब्लम होने वाला। अगर ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या आपको, यस। इसका बोलते कि 1,400 पर किलो, इसका 200, अगर एक भी नुकसान हुआ तो ज्यादा नहीं 200 का नुकसान होने का। इधर लास्ट वाला सी वाला कैटेगरी बता रहा है कि उसको नुकसान कितना, अगर समझो 1 किलो नुकसान हुआ समझो तो ज्यादा नहीं, 28-30 के आसपास अपना लॉस है मान के। वही अगर समझो 1 किलो कैटेगरी ए का जाएगा तो 1,400 रुपीज का लॉस है। तो आप अभी सोच लो कि ये वाला जो गुड्स है, पहला वाला जो गुड्स है उसको स्टोर करते समय अलग जगह पे आपको रखना पड़ेगा, ऐसे जगह पे रखना पड़ेगा कि वो ज्यादा सेफ रहे, समझे क्या, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट। जैसा एक मैच में, क्रिकेट टीम में एक टीम दूसरा टीम को एम क्या करता, कौन उसमें इंपॉर्टेंट प्लेयर है उसको, अभी कौन कौन सा बैट्समैन इंपॉर्टेंट है उसको पहले आउट करना बहुत जरूरी है। वही टीम में जो बॉलर रहता है उसमें मेन जो बॉलर रहता है उसको टैकल करना बहुत, उसको संभाल के खेलना बहुत जरूरी है। तो वो बोलता है कि बाबा बाकी किसको मारे बट इसको संभाल रहे हो बाबा, तू आड़ा टेढ़ा डालता हो तो अपने को लगता है नॉर्मल है, बट बाद में अपना विकेट गिरा देता हो, जाने तो संभाल उसको। तो इम्पोर्टेंट वाले को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, उसको ध्यान में रख के मैच खेला जाए। उनके टीम में सामने वाला इंपॉर्टेंट बैट्समैन कौन है चेक करो, उसको टारगेट करो, ऐसा बॉलर को हमको वो टाइम पे लेके आना पड़ेगा कि उसको टफ दे। कौन समझा क्या, सेम एज इट इज हर कंपनी में अपना इंपॉर्टेंट क्वांटिटी को तुम चेक करो, उसको प्रोटेक्ट करो, उसको संभालो, फायर फायर से बचाओ, फ्लड से बचाओ, पानी से बचाओ, उसको स्टोर अच्छे से करो, पैकिंग अच्छे से करो, डबल पैकिंग करो,
जो करने का करो, तुमको मालूम है ना वो इम्पोर्टेंट है करके, फिर उसके हिसाब से तुम उसका अरेंजमेंट करो। समझा क्या? कोई सी, ऐसा नहीं कि उसको तुमको प्रोटेक्ट करने को नहीं बोला, तो उसको भी तुम प्रोटेक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट पहला मेन आपको किसको ध्यान में रखना पड़ेगा वो आपको, दैट इज एबीसी एनालिसिस। कुछ नहीं, डिवाइड और मल्टीप्लाई करके बताना चाहिए, बाकी कोई भी इसमें होता नहीं। किसी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो, उसने बताया कि एबीसी करो, एबीसी एनालिसिस करो। इसमें आपको पता है कि वो 50,000 किलो का सामान पड़ा है और उसका सबका वैल्यू मिला के 60 लाख है, और उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। और उसमें पता है कि वो जो किलो है वो कैसा रहता है, 5%, 20% एंड 75%। सी कैटेगरी 75%, लेकिन एट द सेम टाइम उसका जो वैल्यू है वो 80% बिलोंग्स टू ए, 15% बिलोंग्स टू बी एंड 5% बिलोंग्स टू, और दिस इज 100%, दिस इज 100% टोटल। कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करना इसमें। एक अभी एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, इसमें एक कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा और इसको एक कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ाना, आइटम से आपको मल्टीप्लाई करके लेना पड़ेगा और सिर्फ वैल्यू को वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लेने का बस। और लेकिन उसके बाद ये कॉलम एक्स्ट्रा हो गया ना आपका, 1 2 3 कॉलम एक्स्ट्रा करना चाहिए, इसमें एक कॉलम, इसमें एक कॉलम, फिर लास्ट में आपको वैल्यू पर यूनिट पर केजी कितना आता है उसको फाइंड आउट करने के लिए एक कॉलम, 3 कॉलम आपको एक्स्ट्रा करना चाहिए, लेकिन वो आपको सम्स के अंदर करना पड़ेगा। ये सम्स के अंदर आपको करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर इज 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको एबीसी एनालिसिस, ठीक है। लाइन ड्रॉ करने के लिए मेरे को थोड़ा सा तकलीफ होएगा, फिर भी थोड़ा संभाल लेना। तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, वी शुड गो फॉर कैटेगरी, जो उधर हेडिंग बताए वही आपको करने है, बराबर ना। कैटेगरी, कैटेगरी के बाद क्या इसकी इंफॉर्मेशन देगा, यूनिट्स या फिर आइटम्स, ये कैटेगरी होगी। और यूनिट्स में सबसे पहला कॉलम क्या रहेगा, परसेंटेज, उसके बाद आइटम्स। आइटम बोलेगा तो कितना किलो, नंबर ऑफ यूनिट्स। उसके बाद आपको क्या करना, सेम एज इट इज, आपको वैल्यू के लिए भी 2 कॉलम आपको प्रिपरेशन, वन यू हैव टू फाइंड आउट दी परसेंटेज, सेकंड वन यू हैव टू फाइंड आउट दी वैल्यू। उसके बाद वैल्यू पर यूनिट, और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, टेक द वैल्यू डिवाइड बाय दी क्वांटिटी, तो रेट आपको पता चले। सबसे पहले ए कैटेगरी, क्वेश्चन को पहले लिख के ले लो, 5%, जो भी परसेंटेज और वैल्यूज जो पता है आपको लिख के लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसने बताया कि सर ये 5%, इसके बाद बी हमको 20%, सी जो गुड्स है हमारे पास 75%, 75% गुड्स पड़ा है हमारे पास। कितना गुड्स पड़ा है, 75% ऑफ द गुड्स। ओके, फिर सेम एज वैल्यू का जो परसेंटेज बताया, ये वाला पहले अभी मैंने ये लिखा, ये वाला लिखा कैटेगरी, और ये वाला लिखा, और एक कॉलम मैंने छोड़ के रखा ताकि उसका कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। नाउ इट इज 80%, सॉरी 80%। उसके बाद बता सर 15%, एंड दिस इज सर 5%, बराबर है। और फिर क्या लिखना चाहिए, हाँ, तो आपको जो बताया उसने कितना आइटम्स, 50,000, वैल्यू कितने का है वो भी लिख देना। वैल्यू कितना है सर, 50,000 इज, सर 50,000 इज 60 lakhs रुपीज। 50,000 आइटम पड़ा है, 1 2 3 4 5 ऐसा करके, इसका बॉक्स गिना, उसका बॉक्स गिना, ऐसा गिन के टोटल 50,000 बॉक्स पड़ा है, अलग अलग कैटेगरी का। सबका टोटल वैल्यू निकालो तो 60 लाख है। 60 लाख का सामान इस गोडाउन के अंदर पड़ा है, आग लगा समझो, 60 लाख सत्यानाश। समझेगा, तो इधर आपको लिखना पड़ेगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ द गोडाउन is 60 lakhs, या वैल्यू ऑफ द स्टोर इज इक्वल टू 60 lakhs। जस्ट आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन मैंने पूरा लिख के लिया, पूरा मैंने क्वेश्चन लिखा, जस्ट नाउ यू हैव टू व्हाट, मेक अ कैलकुलेशन। ऐसा 50,000 का 5% कितना, 50,000 का 20% कितना, 50,000 में 75% माल इनका है बोले तो 75% इनका, 5%, 20%, एंड उसके बाद 75%।
5% इज हाउ मच 2500 और इसका 10,000 और इसका मल्टीप्लाई करने के बाद कैल्शियम में किसी ने मुझे आंसर दिया 37,000। अगर इन सबका आप टोटल करते हो तो आपने जो कैलकुलेशन में लिया 50,000 रुपीज आपको टोटल है। इसका किसका 37,500, 10,000 and the amount of 2,500. When added together, the amount will be 50,000. फिर सेम एज इट इज वैल्यू का भी करना चाहिए, सेम एज इट इज आपका वैल्यू का भी आपको करना चाहिए। तो 60 lakhs रुपीस कितना 60 lakhs रुपीस में 80% इनका है। 60 lakhs रुपीस का जो अमाउंट है उसमें 15% बी वाले का है और 60 lakhs रुपीस में 5% इनका है, 5% इनका। तो 60 lakhs मल्टीप्लाइड विथ 5% into 15% into 80%. So 6 lakh multiplied with 80% is equal to sir 48 lakhs. 48 lakhs rupees खाली मेटेरियल एक है। फिर वो बोलते 60 में 15% के सर 9 lakhs rupees आ रहा है। पर 60 lakhs multiplied with सर 5% किया रहेगा 3 lakhs rupees। इन सबको अगर टोटल आप करते हो तो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल दिस विल बी 60 lakhs। ठीक है, तो आप चेक करके देख सकते हो, कंफर्म करके आप कर सकते हो। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ हुआ रहेगा तो कैन आइडेंटिफाई। ओके, तो दिस इज 48 lakhs और ये 9 lakhs रुपीज और इसका 3 lakhs रुपीज। अभी इन दोनों को आपको डिवाइड करना है। यू टेक दिस, मतलब 48 lakhs रुपीज का सामान है, उसमें कितना बॉक्स है 2,500 बॉक्स। इसका मतलब एक बॉक्स अगर लॉस हुआ तो कितना तक अपने को नुकसान होगा 1926 पर यूनिट। सेम एज इट इज सेकंड वन 9 lakhs रुपीज उसका टोटल कीमत है, उसमें कितना बॉक्स है 10,000 बॉक्स है। इसका मतलब इसका कुछ नुकसान हुआ तो आपको ज्यादा नहीं है, एट द रेट ऑफ 90 पर यूनिट, रेट ऑफ 90 पर। समझे क्या? सेम एज इट इज अगर सी कैटेगरी का गुड्स अगर नुकसान होता है तो फिर कितने का नुकसान होने का चांस है 3 lakhs डिवाइडेड बाय 37,500। therefore at the rate of टोटल करके देगा तो ये 8 रुपए आ रहा है, 8 रुपीज पर टोटल कॉलम में डैश। मतलब अगर इसमें 1 किलो जाता है तो 8 रुपए का नुकसान होने का चांस, वही अगर पहला वाला किया तो नियरली 2,000 के आसपास हमको नुकसान होने का चांसेस। दिस इज कॉल्ड एज एबीसी एनालिसिस सम। एबीसी एनालिसिस सम वो बोलते कि हमारा कंपनी में जो फैक्ट्री होता है उसमें जो रॉ मटेरियल उसको आप कैटेगरी बनाओ, ए बी कैटेगरी बनाओ। ए कैटेगरी सबसे वैल्यूएबल गुड्स अपने पास है। समझेंगे आपको? उधर गोडाउन में जब आते ऑडिटर वगैरह आते तो ए सबसे पहले ए कैटेगरी वाला वो बोलते ए कैटेगरी किधर है, ऐसा रखा है, देखते हो लोग बारिश बारिश में पानी भी नहीं गिरने का चांस है, इंश्योरेंस वगैरह किया क्या, सिक्योरिटी वगैरह दिया क्या, लॉक भी किया क्या। समझा क्या आपको? yes. जैसे तुम बैंक में जाते हो, बैंक में पैसा रहता है, लॉकर में सोना रहता है, ऐसा बहुत सारा वैल्यूएबल आइटम्स होता है, बहुत सारे लोगों का घर का पेपर्स भी रहता है। बराबर है क्या? तो इसको स्टोर ऐसे किया नहीं जाएगा किधर ड्रॉअर में डाल के नहीं रहता, उसका अलग से लॉकर बना के लेते हो। 1 महीना तो उसका पूरा काम चलता है ओनली लॉकर का। बाकी फर्नीचर एंटरप्रेन्योर कंप्यूटर्स वगैरह फैन पिन वो तो ऐसे लगा देते हैं। बट वो जो स्टोर रूम बनाया जाता है, जो लॉकर रहता है, लॉकर का आप अकेले भी खींच नहीं सकते, ऐसे दम लगता है उसको खींचने दरवाजे को। उस स्ट्रॉन्ग जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रूम बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बोले तो इतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। उसका बैंक का जितना भी पैसा अमाउंट अमाउंट सब उसके अंदर पड़ा रहता है, मतलब उसके अंदर सिस्टमेटिकली रखा रहता है और वैल्यूएबल थिंग्स को बाकी सब इधर उधर का चीज बाहर पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि दे आर वैल्यूएबल। समझेंगे? दे आर वैल्यूएबल। तो एबीसी एनालिसिस। उसके बाद नेक्स्ट हम न्यू पार्ट, दैट इज फोर्थ पार्ट हम जाएंगे जिसमें आपको बताया जाता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई स्लो मूविंग एंड फास्ट मूविंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लो मूविंग एंड फास्ट मूविंग वो देखिए। मतलब स्लो मूविंग एंड फास्ट मूविंग का मतलब क्या है? स्लो एंड फास्ट गुड्स, हर बिजनेस में स्लो कौन सा फास्ट कौन सा आपको फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। सर ये स्लो फास्ट का मतलब क्या है? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं एक चप्पल का बिजनेस में शू वगैरह बेचता हूँ, तो इसमें शू का नंबर आता है,
7 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। बहुत ही छोटा पैर रहेगा तो फाइनल। इसमें ज्यादा चलने वाला नंबर्स अगर आप ज्यादा चलने वाला नंबर्स अगर आप देखते हो, ज्यादा चलने वाला नंबर देखेंगे तो 7 एंड 8। ब्लैक कलर का मैं लेके आता हूँ तो ब्लैक कलर में 5 नंबर का एक रहता है, 6 नंबर का एक रहता है, 7 का एक रहता है, 8 का एक रहता है, 9 का रहता है, 10 का। मैं ब्लैक कलर का चप्पल एक पर्सन को दिखाया 6 नंबर, तो उसको नहीं टाइट हो रहा था तो मैंने 7 नंबर दिखाया सेम कलर, क्योंकि वो बोलते सेम कलर चाहिए। समझा क्या आपको? तो 7 एंड 7 दिखा तो पसंद है तो 7 लेके चला गया। बराबर है क्या? फिर बाद में दूसरा पर्सन आया, उसको भी वो ब्लैक कलर ही पसंद है, और हमारे पास ब्राउन भी है, ब्राउन है, व्हाइट है, सेम डिजाइन। जैसा मैं टी शर्ट लेता हूँ उसमें डिजाइन है कुछ, तो फ्रंट में डिजाइन उन्होंने किया, बट अलग अलग कलर में है। ब्लैक में वही डिजाइन आपको रेड टी शर्ट में, वही डिजाइन आपका ब्लैक टी शर्ट में भी, वही डिजाइन आपको ग्रीन टी शर्ट में, वही डिजाइन आपको अलग अलग कलर्स में उसने रखा है, तो हम एक सेलेक्ट करते हैं। बराबर है क्या? तो सेम एज इट इज, जो चप्पल है समझो वापस ब्लैक कलर का, वो आदमी को ब्लैक कलर पसंद है, मेरे पास ब्राउन भी है सेम, एक एक नंबर लेके, व्हाइट में भी एक सब साइज का लेके आके रखा है, क्योंकि कोई भी पर्सन आ सकता है। बराबर है क्या? लेकिन ये ब्लैक में जो है वापस वो आदमी, जो आदमी को मैंने सेल किया उसके बाद दूसरा आदमी जो आया, तो मैंने अभी ये 7 नंबर चला गया ना मेरे पास से, ये 7 नंबर का जोड़ी मेरे पास निकल गया क्योंकि ऑलरेडी सोल्ड। अब ये ब्लैक वाला आया तो उसको भी मैंने 6 नंबर दिखा, तो वो भी बोला सर थोड़ा टाइट है, तो 7 नंबर अभी मेरे को दिखाना पड़ेगा, लेकिन 7 नंबर में अभी सेल करूँ। तो मेजोरिटी जो साइजेस होते हैं वो 7 एंड 8 में चलता है। 10 नंबर भी आता है, 10 नंबर वो तो बड़ा पैर, बहुत बड़ा पैर है, ऐसा बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत छोटा पैर है उसका। आदमी बड़ा है, आदमी को उम्र 40-50 साल हो, लेकिन उसका पैर स्मॉल स्मॉल इन साइज, बट ऐसा कम लोग आते हैं। बट ज्यादा करके जो चलता है वो 7 एंड 8। इसके लिए क्या करना पड़ता है, वो बोलते हैं कि तुमको मालूम पड़ना चाहिए तुम्हारा बिजनेस में ज्यादा चलने वाला कौन सा है। 7 नंबर और 8 नंबर हमारे इधर ज्यादा चलते, 7 नंबर और 8 नंबर ज्यादा चलते हैं, तो सब में एक एक ले जाएगा तो 7 नंबर में क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा लेके आने की, इसमें 4 जोड़ी लेके आने की, इसको 4 जोड़ी लेके आने, और इसका 2 लेके आए, इसका 2 लेके आए, और लास्ट जो बहुत ही बड़ा है साइज उसका एक लेके आए, एक जोड़ी लेके आए, और बहुत कम साइज का एक जोड़ी लेके आए। ऐसा करके मैंने कितना लेके आया, 1 1 1 1 करके लेके आने के बदले में मैं अलग अलग करके लेके आया। नॉर्मली ऐसी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इवन इन टेक्सटाइल्स, कपड़े का बिजनेस, जो रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं उनका नंबर स्टैंडर्ड साइज इज 40, 38 और 42, डबल डबल साइज का रहता है। जैसा अपना चप्पल एक एक साइज का होता है, उधर डबल डबल साइज का होता है। 40 नंबर, 40 के बाद 41 नहीं आएगा, जैसे सीधा 42 आएगा। 38 36 साइज और 42 44 साइज, और ये जो 40 है मिडिल साइज बोला जाता है। यंग एज जो रहता है 18 19 20 के ऊपर, आपका पिताजी 40 की उम्र भी 40 का रेंज में आ जाए, बहुत बड़ा रेंज को वो कवर करता है। 36 बोलेगा थोड़ा सा बचकुंडा है, और 44 बोले तो वो जंबो है, पेट वेट एकदम मस्त एकदम टनाटन बाहर है, 44 वाला है। तो इधर भी आपको 40 का साइज वो 10 क्वांटिटी लेके आता है, ये 7 क्वांटिटी लेके आता है, ये 4 क्वांटिटी लेके आया, ये आपको 7 लेके आया, ये 4 लेके आया, क्योंकि 36 आने वाले कम, एकदम सुकड़ा है, एकदम सूखा है। पता आदमी 50 प्लस है लेकिन उनका साइज जो है बहुत छोटा सा, 44 तगड़ा है सर, ट्रम्प जैसा फुल टनाटन जंबो। तो उसको साइज ज्यादा लगता है, कपड़ा बटन तो लगना चाहिए पूरा, इधर उधर करके पेट तक लेके आया तो बटन नीचे बैठा, बटन उड़ गया। ठीक है, तो साइज कौन सा ज्यादा चलता है? 40 चलता है, जंबो वाले बहुत कम चलते, तो चार चार ही पीस लेके आए। कलर है व्हाइट कलर का टी शर्ट, सेम ब्लैक कलर का मैंने सेम 4 7 10 7। क्यों 40 क्यों ज्यादा ले रहा है? क्योंकि 40 ज्यादा चलता है, ज्यादा मतलब इधर इनके लैंग्वेज में फास्ट, फास्ट चलता है, फास्ट मूविंग आइटम। स्लो बोलेगा तो बहुत कम चलता है, चलता ही नहीं, चलता बोले तो बहुत कम लोग आते हैं। मैंने लेके आया एक टी शर्ट 36 का, 3-4 साल हो गए, गए ही नहीं यार। फिर बाद में कस्टमर आया उसको मैंने दे दिया, अच्छे से पैकिंग वैकिंग करके रखा इसके लिए वो दे दिया।
मैंने सोच के रखा अभी 36 हम लेंगे नहीं, हमारे एरिया में 36 का कोई है ही नहीं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि मेरे शॉप में, क्योंकि मेरा अकेले का शॉप नहीं ना, बहुत सारे लोगों का शॉप रहता है क्या। दिस इज कॉल्ड एज स्लो मूविंग एंड फास्ट। कौन सा गुड्स ज्यादा चलता है दैट इज फास्ट मूविंग, और जो गुड्स कम चलता है दैट इज कॉल्ड स्लो मूविंग। स्लो मूविंग। अभी इसका कैलकुलेशन कैसा किया जाए, क्वेश्चन नंबर 20 भी है एबीसी एनालिसिस में, बट यू कैन कीप दैट समझ। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 वी आर गोइंग टू सॉल्व। इसमें बताया कि स्लो मूविंग एंड फास्ट मूविंग स्टॉक्स। ऐसा स्टॉक बोले तो गुड्स व्हिच आर केप्ट फॉर सेल। कौन समझाएगा आपको। तो स्लो मूविंग एंड फास्ट मूविंग कैसा है। अपने पास उन्होंने बोला कि हमारे पास दो रॉ मटेरियल है, एक्स एंड वाई, इसमें कौन सा हमारा फैक्ट्री में ज्यादा चलता है, या हमारा बिजनेस में सेल्स डिपार्टमेंट रहेगा तो उसमें कितना, कौन सा गुड्स ज्यादा चलता है। एक्चुअली बहुत सारा रहता है, जैसे देखो इधर रॉ मटेरियल ए बी और सी ये सब बता रहेगा आपको। इसमें आपको एक्स वाई पता है, बट रियली देखा जाएगा तो बहुत सारे रॉ मटेरियल्स रहते हैं, बट समझाने के लिए उन्होंने दो रॉ मटेरियल लेके समझाते हैं और सिंपल कैलकुलेशन रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 21, the fourth type of sums, slow moving and fast moving stock, fast moving stocks। एक सम देख लेना, फिर सेम एज इट इज वी हैव टू सॉल्व। जैसा आपने आपको एबीसी एनालिसिस देखा था, सेम एज इट इज ये भी आपका एबीसी एनालिसिस जैसा है। तो सबसे पहले उसने बताया कि देयर आर टू रॉ मटेरियल्स, उन्होंने बताया रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी है ना। रॉ मटेरियल ए एज वेल एज रॉ मटेरियल बी, सॉरी नहीं, रॉ मटेरियल एक्स एज वेल एज रॉ मटेरियल वाई। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन 4 स्टेप में किया जाता है। कैसा करने का मैं आपको एक एक करके मैं आपको बताया। तो सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूँ कैलकुलेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। कैलकुलेशन ऑफ फास्ट एंड स्लो मूविंग, स्लो स्लो मूविंग स्टॉक्स, स्लो मूविंग स्टॉक्स। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, हमेशा कैलकुलेशन किया जाएगा मटेरियल कंज्यूम। आपके फैक्ट्री में मटेरियल्स कितना यूज होता है, मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल कंज्यूम का कैलकुलेशन हमेशा इसी तरीके से होगा। कौन सा तरीके से, फर्स्ट यू हैव टू टेक द ओपनिंग स्टॉक। तो देखिए आपके फैक्ट्री में उस स्टॉक स्टार्टिंग में कितना था, फिर तुमने उसको कितना परचेज किया, वही रॉ मटेरियल आपके इधर परचेज किया, फिर वो यूज होते रहता है। यूज होने के बाद कितना आपके पास स्टॉक बच गया, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद जो अमाउंट आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज योर रॉ मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल एक्स के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, सब सम सेम रहेगा, देयर विल बी नो चेंजेस। मटेरियल एक्स, और दूसरा कौन सा, मटेरियल, मटेरियल आपको सब में दिया रहता है। कैलकुलेशन कंप्लीट होने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज योर मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, सेकंड पॉइंट उन्होंने बताया कि यू हैव टू चेक हाउ मच इज एवरेज स्टॉक। अंदाजे आपके पास स्टॉक कितना रहता है, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सेम मटेरियल एक्स का और मटेरियल वाई का, उसमें बताया गया कि हाउ टू फाइंड आउट एवरेज स्टॉक, हाउ टू फाइंड आउट एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू, उन्होंने बताया कि यू हैव टू टेक ओपनिंग स्टॉक, उस बिजनेसमैन के पास स्टार्टिंग में कितना था, प्लस क्लोजिंग स्टॉक, उसके पास एंडिंग में कितना स्टॉक था, वो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना चाहिए, दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये दो चीज आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद आप अपना कैलकुलेशन आप कर सकते हो। सम को देखिए ये दो चीज करना चाहिए, बाकी फिर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो है। तो सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल फॉर एग्जांपल ये मेरा टीवाई का बैच, मैं नोट्स बनाता हूँ और देता हूँ। तो मेरे पास 100 नोट्स था। फिर उसके बाद मैंने
1200 नोट्स परचेज की, इसका मतलब मेरा टोटल हो गया 1300, उसमें से 50 बुक्स बच गए, इसका मतलब 1250, इसका मतलब हमने बुक्स, मेरा स्टूडेंट ने बुक्स कितना कंज्यूम किया, 1250 बुक्स, क्योंकि हमारे मेरे पास 100 बुक पहले से था पिछले साल का मैं प्रिंट वगैरह मारा था, सब बच्चों को देने के बाद 100 बुक मेरा पास पड़ा। इस बार मैंने 1200 बुक मारा, तो कितना हो गया टोटल मेरे पास 1300, उसमें से सबको देते देते लास्ट में मैंने चेक करके देखा तो ओनली 50 बुक्स बाकी रही। इसका मतलब इस बार हमारा टीवाई का बुक्स कितना कंज्यूम हुआ, 1250 बुक्स आर यूज्ड, दैट इज कंज्यूम्ड। समझे क्या? वो सब बाजू में एमकॉम 50 बुक था, फिर मैंने 1700 लेके आया था, टोटल हो गया 1750, उसमें से 100 बुक रहेगी, इसका मतलब 1850, इसका मतलब मेरा टीवाई कम चल, समझे, कम कंज्यूम करता है और एमकॉम ज्यादा कंजम्पशन कर रहा है, ज्यादा कंजम्पशन कर रहा है। समझे क्या? और एक एग्जांपल लेके आपको बताने का रहेगा, तो मेरे पास 10 रुपया था, मम्मी ने मेरे को 100 रुपया दिया, इसका मतलब मेरे पास 110 रुपया हो। मैं कॉलेज से आने के बाद मम्मी ने पूछा कितना बाकी है, इसका मतलब 5 रुपया बाकी है। बाकी क्या किया रे, बाकी क्या क्या खर्चा किया मैंने, 105 मैंने खर्चा किया। दूसरा नंबर कार्टून, ये पहला लड़का है, दूसरा लड़का भी, दूसरा लड़के के पास 20 रुपया था, उसको भी मैंने 100 रुपये दिया था, उसके पास 120, और वो घर पे लेके आया तो उसको पूछा कितना पैसा पेंडिंग है तेरा, खर्चा कितना हो गया, तो बोलते कि मेरे पास अभी ना 70 रुपये बाकी। तो इसका मतलब उसने कितना यूज किया, 50 रुपये यूज किया, क्योंकि उसके पास 70 रुपीज है। समझे क्या? मम्मी वही पूछती, पूछते जाते हैं पैसा है क्या रे तेरे पास, है ना, कितना है, खाली 10 रुपये है, ये ले चल, 100 रुपये ले संभाल के, तो तेरा दोस्त खतरनाक है, खर्चा वर्चा करने का ना, इमरजेंसी में करने का। ठीक है ठीक है, तो 110 मेरे पास था, घर से निकला तब, समझेगा, घर से किसने बोला सर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया किधर था? ठीक है चलो, एक्सप्लेनेशन कर रहा था मैं, सर 1650 आया। ठीक है, चलो, तो इसका मतलब क्या हो गया, हाँ, मम्मी क्या बोलती है स्टार्टिंग में, पूछते जाने से पहले पूछते कितना है तेरे पास, 20, चलिए 100 रुपये रख ले, संभाल के खर्चा कर। किसी किसी घर पे तो रोज पूछते हैं, जैसे वो घर पे आएगा सब खाना बनाते, कितना पे तेरे पास, पैसा किधर है तेरे पास, है ना मेरे पास, कितना है, 70 रुपये बाकी। इसका मतलब मम्मी को समझ में आता है कि इसने कितना खर्चा किया, तो उससे मम्मी डिसाइड करती है कि ये उड़ाने वाला कौन है, मेरा पहला वाला उड़ाता है या दूसरा वाला उड़ाता है, ज्यादा मेरा पैसा कंजम्पशन करने वाला कौन है, पहला वाला लड़का। 105 रुपया उसने खर्चा किया आज, क्योंकि उसके पास खाली 5 रुपया पड़ा है, पर्स भी दिखाने को बोला, पर्स दिखा उसने, 5 रुपये, वो भी चिल्लर है, बड़े $1 पड़ा है, मतलब इतना क्या खर्चा है, कहने वो उसका बर्थडे था, मेरा बर्थडे भी उसने कंट्रीब्यूशन निकाला था, तो उसका भी बर्थडे आया था, तो फिर मैंने भी कंट्रीब्यूशन दे दिया, इसके लिए लपड़ा। ठीक, समझेगा, सेम आज इट इज, एक फैक्ट्री में भी कंजम्पशन को चेक किया, एक फैक्ट्री में भी कंजम्पशन को चेक किया, समझा क्या? उसके बाद उनको पूछा जाता है रॉ मटेरियल एक्स तुम्हारे पास कितना है, बाद में यूज करने के बाद अभी कितना है, समझा क्या? तो वो चेक करने से हमको एक आइडिया आ जाता है कि कौन सा रॉ मटेरियल्स कैसा इस्तेमाल हुआ या हो रहा है अपने फैक्ट्री में, ये आपको पता चले। ये जो मैंने आपको इधर बताया था उसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, वो अपने को जरूरत नहीं है, जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए, ताकि आपका दिमाग में थोड़ा सा आ जाता है, क्योंकि अपना एग्जाम्पल देगा ना थोड़ा ज्यादा समझ में आता है। अब ये फॉर्मूला बताएगा ना तो उसको थोड़ा सा कंटा लाता है, क्या फॉर्मूला है, कोई अपने घर का एग्जाम्पल देगा ना तो हुआ रहता है ना वो अपने साथ। हाँ, इतना कि अमाउंट वगैरह अलग रहेगा, फटके बिटके खाए रहेगा वो अलग बात है, बट कुछ तो उसका लिंक रहता है अपना, या तो तू नहीं खाए रहे तो तेरा भाई खाया रहेगा कुछ ना कुछ, बराबर है क्या? सो नाउ विल गो फॉर द कैलकुलेशन, गो टू द सम में बताया कि आप रॉ मटेरियल एक्स का देखो, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 25,000, दोनों का ले, 25,000, कितना, 25,000 ओपनिंग स्टॉक, बाजू वाला ओपनिंग स्टॉक कितना सर, 87,500। इसके बाद कंपनी ने कितना परचेज किया यूज करने के लिए सर, 1,90,000 सर, 1,25,000, 1,90,000 as well as 1,20,000।
नाउ वी कैन टेक द टोटल बता रहे सर, टोटल मिला के उनके पास इसका 2,15,000 था और बाजू वाले के सर 2,12,500। फिर कितना क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया वो सब में आपको बताना चाहिए। इसमें देखो ये इधर बताया क्लोजिंग स्टॉक इज 15 एंड 62,000, तो इसमें 15,000 बच गया था और इसमें कुछ 62,500 बच, दोनों को माइनस कर 2 लाख रुपीज इस मटेरियल कंज्यूम, और इधर आपको 1 लाख। इससे हमको ये पता चलता है कि ज्यादा चल हमारा रॉ मटेरियल कौन सा चल रहा है, एक्स चल रहा है, ठीक है। नाउ द सेम कैलकुलेशन विल बी कंटिन्यूड फॉर एवरेज स्टॉक। अंदर से स्टॉक कितना रहता है मटेरियल एक्स का एट ए टाइम और मटेरियल वाई का कितना। तो ओपनिंग और क्लोजिंग का भी सेम सम में ओपनिंग और क्लोजिंग, आपको ओपनिंग इसका 25,000, क्लोजिंग उसका 15,000, इसका 87,000 और इसका 60,000 था। मतलब स्टार्टिंग में इनके पास कितना था 20, एंडिंग में कितना था सिर्फ 15 डिवाइडेड बाई, बाजू वाले का सर कितना 87,500 उसके पास स्टार्टिंग में था प्लस 62,500 डिवाइडेड बाई, इससे हमको पता चलता है कि ऑन एन एवरेज कितना है। इधर 40,000 डिवाइडेड बाई 2 आया और इधर हमको 1,50,000 डिवाइडेड बाई 1 lakh now, which is equal to 40,000 divided by 2 is 20,000. Okay, and 1,50,000 divided by 2 is equal to 75. So on an average, इनको जो average stock होता है, this is on an average. तो इसको रख के आप क्या कर सकते हो, you can find out जो गुड्स बच जाता है उनके पास, उसको रख के तुम क्या कर सकते हो, कुछ कैलकुलेशन कर सकते हो। इसमें एक स्टॉक टर्नओवर, कितना बार अपना स्टॉक अपने बिजनेस में आके गया वो आप चेक कर सकते हो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, सिंस इट इज द फर्स्ट सम आपको देखने का, स्टॉक टर्नओवर रेशियो particulars is the first, second one for material X as well as for material Y. Material X as well as material Y. ये लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, इसका मीनिंग में आपको बताएगा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू मटेरियल कंज्यूम। देखिए आप कितना मटेरियल यूज किया वो चेक, मटेरियल कितना यूज किया वो चेक करो, मटेरियल कितना यूज किया वो चेक करो, दैट इज मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक divided by average stock. Metal consumed is how much, ऊपर जाके चेक करो, metal consumed कितना 2 lakhs, 2 लाख मेटेरियल हमने यूज किया। एट ए टाइम इनके पास 20,000 ऑन एन एवरेज हो। यू टेक दिस वन जो आपने पहला फाइंड आउट किया था, मेटेरियल कितना कंज्यूम हुआ और ऑन एन एवरेज इनके पास कितना, दोनों को डिवाइड करना, इससे आपको पता चलता है कि इट इज 10 टाइम्स, कितना टाइम्स 10 टाइम्स, कितना टाइम्स 10 टाइम्स। इसको बोलते हैं STR, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर 10 टाइम्स। ये 10 टाइम्स का मतलब क्या मैं आपको बताता हूँ, ये 10 टाइम्स का मतलब क्या मैं आपको बताता हूँ। जैसा मैं आपके घर का एक एग्जांपल लेके बताएगा तो शायद आपको समझ में आए, नहीं तो फॉर्मूला बेस में समझ में नहीं आता। जैसे मेरे घर पे एक महीने में 30 लीटर दूध लिया जाता है, 30 दिन का 30 लीटर, एक दिन का 1 लीटर। ऑन एन एवरेज हमारे पास स्टॉक कितना रहता है 1 लीटर, क्योंकि मैं 1 लीटर लेके आता हूँ, तो मेरे घर पे ज्यादा से ज्यादा स्टॉक कितना रहेगा, एक दिन में 1 लीटर लेके आता हूँ। अगर समझो मैं 1 लीटर लेके आया, तुरंत आप मेरे घर पे आए, किसने पूछा तुम्हारे घर पे कितना लीटर दूध, तो 1 लीटर दूध। तो ऑन एन एवरेज हमारा घर पे ज्यादा से ज्यादा कितना स्टॉक होने का चांसेस है, 1 लीटर का स्टॉक होने का चांसेस। अगर मैं 30 लीटर कंजम्पशन कर रहा हूँ और हमारे पास स्टॉक 1 लीटर का रहता है, इसका मतलब
30 बार इस महीने में हमारा स्टॉक आया और खत्म हो रहा है। पहला तारीख को हमारे घर पे 1 लीटर आया था, खत्म हो। दूसरा तारीख को सेकेंड डे ऑफ द मंथ घर पे मम्मी जाके नीचे जाके दूध लेके आए घर पे, तो शाम तक खत्म। तो 2 बार गई, बराबर है क्या? ऐसा महीने भर में हमारा 30 लीटर हमने कंजम्पशन किया। इसका मतलब मेरा मम्मी 30 बार गई रही, 30 टाइम्स गई रही। दैट इज अ कंक्लूजन। दैट इज अ कंक्लूजन। समझे क्या? समझे क्या आपको? अगर मेरे घर पे 30 लीटर कंजम्पशन हुआ, लेकिन हम ये 2 लीटर लेके आते, 2 लीटर लेके आते। आज वो मम्मी जाके 2 लीटर लेके आया, आज पूरा हुआ, कल गई नहीं क्योंकि कल का वो फ्रिज में रखा क्योंकि कोविड चालू है। तो दूसरा दिन हमने उसका दूसरा लीटर यूज किया। तो ऑन एन एवरेज हमारे पास स्टॉक 2 लीटर का रहता है, क्योंकि 2 लीटर हम परचेज कर, आपके लैंग्वेज में मैं आपको बता। सो हमारे घर पे हर दिन 1-1 लीटर, बट स्टॉक हम कितना लेके आते हैं? 2 लीटर का लेके आते हैं। इसका मतलब मेरा मम्मी कितना बार गया रहेगा कि 15 टाइम्स वो गई रही। इसको बोलते हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स द स्टॉक टर्न। जो आपने स्टॉक लेके आया 2 लीटर, वो कितना बार आपके बिजनेस में आया रहेगा और खत्म हुआ रहेगा। 2 लीटर लेके आया, पहली बार खत्म, 2 दिन में खत्म। फिर तीसरा दिन जाके लेके आए तो तीसरा और चौथा दिन 2 दिन में खत्म। वैसा 15 टाइम वो स्टॉक हमारा 2-2 लीटर करके 15 बार आया रहेगा। तो वो 30 लीटर का कंजम्पशन हमारे पास हुआ है। दिस इज हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स द स्टॉक टर्न अराउंड, टर्न ओवर हुआ। स्टॉक 1 लीटर का स्टॉक हमारे इधर आता है, इसका मतलब 1 दिन में खत्म, फिर दूसरा दिन में खत्म, तीसरा दिन में, ऐसा 30 टाइम्स वो हमारा बिजनेस में आया रहेगा और खत्म हो रहा है। अगर 2-2 लीटर में लेता हूँ, इसका मतलब वो स्टॉक आने के बाद, मतलब कितना बार स्टॉक आया रहेगा 2-2 लीटर का? 15 बार आया रहेगा। कुछ समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो कोई पूछता नहीं है, मैंने भी कुछ बोला नहीं। डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, सत्यानाश करो, खत्म। ओके, इधर आपको क्या करना पड़ेगा? यस, गो टू द कैलकुलेशन। इधर आपको बताया था कि 1,50,000, कितना? 1,50,000 डिवाइड बाई 75,000, 75,000। ओके, 1 लाख, 1 लाख कितना रे? 1,50,000, 1 लाख, 1,50,000, 1,50,000 divided 1,50,000, 1,50,000 divided by 75,000, divided by 75,000. 1,50,000 divided by 75,000 is how many times? It is 2 times. It is 2 times. 2 बार. Now with this, with the help of this, we can find out your fast moving as well as slow moving. Point number 4. Point number 4. अभी point number 4 मैं उधर नहीं लिख सकता हूँ, इधर मैं next page में लिख देता हूँ. Point number 4 says stock turnover in days. Stock turnover in days. Same as it is material X as well as material. Okay? Material X as well as material. इसमें बोले कि how to find out. Okay? Number of days
number of days in a year, number of days in a year divided by STR, stock turnover ratio. तो बोलते कि आप नंबर ऑफ डेज कितना रहता है, 365 डेज इन ईयर होता है, डिवाइडेड बाय ये 10 जो ये आपको लेना है और ये 2 को लेना है, उसको डिवाइड करना है, विच इज इक्वल टू 365.5 डेज। इसका मतलब हमारा स्टॉक अपने बिजनेस में आने के बाद 36 डेज के अंदर वो कंप्लीट होता है। 36 डेज के अंदर नॉर्मली खत्म हो जाता है। बाजू वाला बोलता है सर 365 डेज में अगर मेरा स्टॉक 2 टाइम्स होता है, इसका मतलब डिवाइड करने का तो मुझे पता चला सर 183 डेज लगता है कि हमारा बिजनेस में आने के बाद खत्म होने के। जिसका नंबर ऑफ डेज सबसे कम आता है वो फास्ट मूव, बराबर ना रे। हमारा बिजनेस में शर्ट में लेके आया था 40 नंबर, आने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 36 डेज के अंदर वो सेल हो चुका है। बाजू वाला जो है वो शर्ट मेरा 42 नंबर, वो भी मैं लेके आया था। उसको सेल करने के लिए मुझे 1 2 3 4 5 6 100 डेज हुआ, 100 के बाद 150 डेज हुआ, 160 हुआ, 170 हो गया, 180 हो गया, 183 डेज लगा। कितना डेज लगा? 183 डेज लगा। इसका मतलब मेरा बिजनेस में कौन सा शर्ट ज्यादा चल रहा है? 40 वाला ज्यादा चल रहा है, क्योंकि वो आया 36 डेज के अंदर खत्म हो। फिर मेरे को नया लेके आना पड़ेगा अनदर 40, नहीं तो फिर कस्टमर आके रिटर्न जाएगा। वही 42 कस्टमर आ रहा, देख रहे, जा रहा, इसका मतलब इट टेकन 182 डेज टू टर्न अराउंड। जाने के लिए हमारे बिजनेस में आने के बाद उसको हमारे बिजनेस में से सेल करके बाहर जाने में 183 डेज लगते। जिसका डेज ज्यादा लगता है वो टेंशन वाला काम, समझेगा? आया नहीं तुरंत जाना चाहिए। सुबह लेके आया मेरे बिजनेस में, शाम को निकला, खत्म। बिजनेसमैन भी यही चाहता ना रे कि मेरे पास जितना भी गुड्स है कस्टमर आना चाहिए, लेके जाना चाहिए, खत्म होना चाहिए, प्रॉफिट आना चाहिए, फिर उस प्रॉफिट को यूज करके नया स्टॉक खरीद के मैं लेके आया। वो भी मैं आज लेके आया, कल रात को लेके आया, परसों रात को खत्म होना चाहिए। ऐसा होता नहीं, बट होना चाहिए। जितना फास्ट चलता आपका बिजनेस, आया नहीं स्टॉक रेडी है, आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, बोलते यार नहीं स्टॉक नहीं, मतलब लेके आया खत्म हो, लेके आया खत्म हो। सर आपके पास आएगा तो हमेशा आप वही बोलते स्टॉक नहीं, करेगा क्या? लेके आने से पहले लोग टूट पड़ते, लोग लेके चले जाते, खत्म हो। तो जिसका नंबर ऑफ डेज, मैंने आपको इतना बताया, जिसका नंबर ऑफ डेज कम, उसका आपको बताना पड़ेगा सर फास्ट इज व्हाट फास्ट मूविंग। तो वह भी कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, कंक्लूजन। कंक्लूजन का मटेरियल इसका ज्यादा ले, ये वाला ना, इसका कम होगा ना, कि मटेरियल एक्स will be considered as fast moving stock, as compared to material y, material y। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, बट इसमें आपको 3 बताया बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, सबसे पहला कैलकुलेशन क्या करना चाहिए? यस, कैलकुलेशन ऑफ स्लो एंड फास्ट मूविंग स्टॉक, 3 बताया उसने। सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस परचेजेस, याद है क्या आपको? ओके, समझा ना आपको? मटेरियल
ओके, ये 3 कॉलम बनाना पड़ेगा ना आपको, मटेरियल सी के लिए, मटेरियल बी के लिए और मटेरियल, और इसमें क्या लेना चाहिए, मटेरियल ए, बी, मटेरियल बी एंड मटेरियल सी। तीनों में से कौन सा फास्ट और बाकी सब स्लो माना जाएगा? सबसे पहले बोलते हर एक का ओपनिंग स्टॉक, और इसमें क्या बताया, किलो बताया, किलो नहीं चाहिए हमको, रुपीज चाहिए। और नीचे जाके बताया कि 1 किलो 1 रुपए का है। इधर भी लीटर बताया, लीटर बोलते हैं 1 रुपए में मिलता है। इधर भी किलो बताया, तो किलो नहीं चाहिए हमको, रुपीज चाहिए। तो उसको अभी हम इसको सबको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। रुपीज है ना रे, 25,000 रुपीज, ये देखो 2,000 रुपीज, 26,000। अगर कभी कभी किलो बता रहता है, 1 लीटर का दूध, अब 1 लीटर का दूध हमको नहीं चाहिए, 1 लीटर का दूध 48 रुपीज में आता है वो चाहिए, या 45 रुपीज में आता है, हमको 48 रुपीज चाहिए। लीटर मैंने बताया, बट लीटर का कुछ वैल्यू होता ना, तो हमको वैल्यू चाहिए रहता है। इधर भी आपको वो रुपीज रुपीज नहीं चाहिए, तो नीचे बताया कि 1 रुपीज पर किलो। लीटर रहेगा तो 1 से मल्टीप्लाई करा दूंगी, 1 लीटर 1 रुपए में मिलता है। इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करके लेना पड़ेगा। 1 से मल्टीप्लाई तो सेम ही आने वाला है। तो ये मत सोचना है कि मैंने किलो लिया, किलो नहीं है, मल्टीप्लाई करके लिया है, ध्यान में रखना, ठीक है। अभी तुम गिवे में है, तुमको मालूम पड़ना चाहिए मैं क्या बता रहा हूँ। ओके, सो नाउ अभी क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक आपको लेना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, सेम नहीं होना चाहिए तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेता हूँ। तो इसको मैं 2 रुपीज कर दूँ, तो फिर आपको सम्स एग्जाम में तकलीफ नहीं होगी, नहीं तो तुम सोच के चले जाएगा सर सेम ले लिया सर। सपोज इफ द करेक्शन मेड इज 2 रुपीज पर केजी, 2 रुपीज पर केजी और लीटर, 1 लीटर 2 रुपए में मिलता है। इसका मतलब ऑल द थिंग्स नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 2 रुपीज सो दैट यू कैन गेट द वैल्यू, ओके, चलेगा ना? नहीं तो सेम सेम लग जाएगा, तो आपको लगेगा सेम उठाया उसने, सेम अमाउंट ले लिया, ओके। तो क्या हो जाएगा अभी, मल्टीप्लाइड विद 2, हाँ क्या, कितना हो जाएगा रे सबको, देखिए ओपनिंग स्टॉक, अभी मैं ओपनिंग स्टॉक लिखेगा, उसके बाद परचेसेस लिखेगा, उसके बाद दोनों को ऐड करने के बाद माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेगा, जो अमाउंट आएगा दैट इज मटेरियल कंज्यूम ऑफ ए बी एंड सी। समझे क्या आपको? तो नाउ मल्टीप्लाई 700 को मल्टीप्लाई किया तो 1000, ये 700 को मल्टीप्लाई किया तो 1400, और बाजू वाले को मल्टीप्लाई किया 200 को तो 400, और 100 को मल्टीप्लाई किया तो 200। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, उसमें ऐड परचेसेस 23,000 मल्टीप्लाई कर गया क्या, फिर 1100 को मल्टीप्लाई किया तो 2200, तो 3600। नाउ द टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, इसका हो रहा है 24,400, देन 2,600, देन कम्स 3,800। उसके बाद लेस व्हाट, यस लेस व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक, लेस व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इसका 400 बताया, 200, हाँ मैंने मल्टीप्लाई किया, चाहिए तो मैं इधर लिख देता हूँ, वी आर मेड अ मल्टीप्लिकेशन विद 2 रुपीज, multiplication of 2 rupees, multiplication of 2 rupees, multiplication of 2 rupees, 2,400, 2,000 and 2, ये भी 2,004। So what is the material consumed? What is the amount of material consumed for each raw material? आपको मालूम पड़ेगा, material consumed, material consumed is equal to 24,000, then 200, then it is 1,004। पहला कैलकुलेशन हो, दूसरा कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, ऑलवेज एवरेज स्टॉक, द स्टॉक एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक क्या बोलता है, ओपनिंग एज वेल एज क्लोज, बराबर ना, ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग। फर्स्ट वन पर्टिकुलर्स सेम एज इट इज मटेरियल एक्स के लिए, मटेरियल वाई के लिए, मटेरियल ए के लिए, मटेरियल बी, बराबर ना। सो मटेरियल ए, उसके बाद मटेरियल बी, then मटेरियल
सी, मटेरियल ए बी सी, बराबर। इसके एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हो लोग? यस, एवरेज स्टॉक सेज you have to take opening and you have to take the closing divided by 2। आप पूरा लिख सकते हो कि मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखा, चलेगा? तो बोलते हैं कि आप ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट ले लो और क्लोजिंग स्टॉक का ऊपर इधर से भी देख के लिख सकते हैं, दिस इज ओपनिंग स्टॉक एंड दिस इज क्लोजिंग स्टॉक। ऐसे भी कर सकते हैं, क्वेश्चन से भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन से लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो इधर आपको बताना पड़ेगा सर हमारा ओपनिंग 1400 है प्लस 400 है, टोटल इज इक्वल टू 1800 है सर, डिवाइडेड बाय 2 which is equal to 900। तो on an average हमारा stock is 900। This is our average stock। This is our average stock। और सेम आज इधर भी अगर आप देखेंगे तो 400 और 2400 divided by 2 which is equal to 2800 divided by 2 which is equal to 1400। सेम आज इट इज इधर भी आप देखेंगे तो 200 ना रे, yes 200 और 2400 दोनों को ऐड कर लो, डिवाइड बाय 2 कर लो, divided by 2 कर लो, which is equal to 2600 divided by 2 is equal to 1000। तुरंत आपको नेक्स्ट कैलकुलेशन क्या करना चाहिए? STR मतलब स्टॉक टर्न ओवर रेशियो। स्टॉक टर्न ओवर रेशियो क्या बोलते हैं? आप स्टॉक टर्न ओवर रेशियो निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे? उसके लिए आपका पहला कैलकुलेशन जो किया था मटेरियल कंज्यूम्ड वो लेना चाहिए और डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक करना चाहिए। इसमें से आपको कितना नंबर ऑफ टाइम्स है ये आपको पता चले। So this is for raw material A, this is for raw material B, this is raw material A का, B का as well as C, and this is your particulars column। पहला हमने जो कैलकुलेशन के वाला अमाउंट ले लो, ऊपर जाके देखो कितना 24,000। 24,000 डिवाइडेड बाय your 900 is this one 900। 900 नाउ द टोटल डिवाइड करने के बाद इसने आंसर 26.66 आ रहा है, उसको राउंड करके 27 डेज भी कर सकते, ठीक है? सेम एज इट इज बाजू में, मतलब 27 डेज में वो खत्म होता है। सॉरी 26 टाइम्स, 26 टाइम्स 26.66 टाइम्स, जिसको राउंड करके 27 टाइम्स हम लिख सकते हैं, बराबर है कि? उसके बाद नेक्स्ट वन बी का बोलते हैं सर 200 था डिवाइडेड बाय 1400, इट इज 0.14 0.14 सर 2.67 करके पूरा 2400 डिवाइड बाय 900, किसने पता सर? 26 नहीं आ रहा है, 26 नहीं आ रहा सर, 22.67 आ रहा करके बोल रहा है। एक बार मैं कैलकुलेट चेक कर लेता हूँ, किसी का आंसर वैसा आ रहा है, किसी का आंसर ऐसा आ रहा है। सो 2400 डिवाइडेड बाय 900, यस 2 पॉइंट जो उन्होंने बताया था वो बराबर है। सर 2 पॉइंट जो आया 2.66 एंड 6 आया, 2.666 आया। इसको 2 पॉइंट हम क्या कर सकते हैं? हम 67 करेंगे, 2.67 2.67 चलेगा। दिस इज 0.14 टाइम्स, 24,000 आया, 24,000 divided by 900, so 26 आया। There is a correction, so this is 26 point। तो पहला जिन्होंने आंसर बताया तो राइट था,
उसके बाद 1400 ऊपर मैं देख लेता हूँ एक बार 1400 1400 दिस वन 1400 को डिवाइड करना चाहिए 1300 से 1300 therefore it is saying 1.07 आया करें तो 1.07 टाइम्स। अभी आपको क्या करना चाहिए fourth one you have to calculate what is the fourth information that is stock turnover ratio in days फॉर्मूला बेस सम से मैं कुछ नहीं कर सकता ठीक है। हाँ इसके बाद कल जो हम सम स्टार्ट करेंगे रियल आपका प्रैक्टिकल सम चालू हो जाएगा सम इज आल्सो वेरी मच बिगर वन ठीक है। तो मटेरियल ए मटेरियल बी मटेरियल सी मटेरियल ए मटेरियल बी मटेरियल सी क्या करना चाहिए डेज में कैलकुलेशन करने करेगा तो नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर आपको लेना पड़ेगा इन अ ईयर डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपने जो फाइंड आउट किया वो वाला स्टॉक टर्नओवर इसको एसटीआर करके फेमसली बोला जाता है। इधर क्या लिखना चाहिए 365 डेज डिवाइडेड बाय 365 डेज में 365 डेज डिवाइडेड बाय इट्स रेशियो इसका रेशियो आता है सर 26.66 वाला ये 0.14 वाला सर ये 1.07 वाला विच इज इक्वल टू कैलकुलेशन किया तो डिवाइड करने के बाद ये आ रहा है सर 13.5 कुछ आ रहा है 13.5 is equal to 14 days 14 days और इधर 365 divided by 0.14 which is equal to 2.607 which is equal to 2.6 days इधर आपको 341.12 आंसर दिया आपने तो 341 डेज अब मैं बता सकता हूँ इसका मतलब ये 14 डेज में ये 2 दिन में खत्म होता है ये 341 डेज में खत्म होता है सबसे कम टाइम कौन सा है देखो सबसे कम टाइम कौन सा है बी वाला बराबर है बी वाला सो मटेरियल बी विल बी कंसिडर्ड फास्ट मूविंग एज कंपेयर्ड टू समझा क्या आपको ये बराबर है क्या देख लो रे वो किसने बोला सर आंसर 365 divided by 2.0 कितना है रे बाबा इसने आंसर दे रहा है आंसर भी चेक कर लो आप लोग खतरनाक कैलकुलेशन कितना 365 divided by 0.14 is equal to 26 कितना डेज बता रहा 2000 डेज बता रहा बराबर ना इधर आपको लिखना पड़ेगा कितना डेज लिखना पड़ेगा 2607 डेज ये बराबर है ना रे वो लास्ट वाला 365 डिवाइड बाय अभी कौन सा वाला सबसे कम यस फर्स्ट वन सबसे कम टोटल मिस्टेक किया है क्या उधर इसके लिए वो ज्यादा देखो पूरा टोटल मिस्टेक के कारण पूरा सम घूम जाता अभी किसका नाम लेना पड़ेगा ए का नाम लेना पड़ेगा ए इज अ फास्ट मूविंग एज कंपेयर टू बी एंड सी वो आपको कंक्लूजन में लिखना पड़ेगा यू हैव टू राइट इन कंक्लूजन क्या लिखिएगा मटेरियल ए विल बी considered as a fast moving
material as compared to B and C. So दोनों आज calculative points हमने देखा. Okay. So you can do some of the sums as homework. Question number 23 will be homework, but these are similar in nature, so you can solve नीचे homework दिया रहेगा. Same sums, so you have to practice just like yogi. Okay. चलो बाकी का हम next lecture में करेंगे. बाकी हम next lecture में करेंगे. Thank you very much. Thank you very much.